हेलो एवरीवन, चले हम इस वीडियो में क्लास 9th के साइंस का थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल के हर एक टॉपिक, हर एक टर्म के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, चैप्टर का नाम है एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले इसके टर्म को, एटम और मॉलिक्यूल्स को हम समझते हैं कि किसे हम एटम और मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। एटम हम किसे बोलेंगे? कोई भी चीज जिसको और हम फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। कोई भी टाइनी पार्टिकल है, कोई भी छोटी से पार्टिकल है जिसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं और हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं, उसे हम एटम बोलेंगे। जैसे क्लास में चौक से लिखा जाता है तो चौक का पार्टिकल नीचे गिरता है, आप देखेंगे जो नीचे गिरा हुआ रहता है उसको और हम तोड़ नहीं सकते हैं। तो एटम आपकी छोटी से छोटी पार्टिकल होता है जिसको हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ये एटम हुआ। मॉलिक्यूल्स क्या होता है? मॉलिक्यूल्स जो है दो या दो से ज्यादा, टू आर मोर देन टू एटम से मिलके आपका मॉलिक्यूल्स बनता है। एक फिक्स आपका यहाँ पे फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, और दो या दो से ज्यादा एटम मिलके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। अब देखो, मैं एग्जांपल में समझा रहा हूं। जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, हम लोग हाइड्रोजन को H लिखते हैं, तो यहां एक एटम है, हाइड्रोजन का एटम है। वहीं अगर मैं क्लोरीन लिखूं, क्लोरीन को हम लोग Cl2 लिखते हैं। तो Cl2 जब लिखेंगे यहां पे, तो ये Cl2 जो है क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल है। क्या है? एक मॉलिक्यूल है। एक मॉलिक्यूल में क्लोरीन के कितने एटम है? दो हैं। और एटम यहां पे क्या होगा? दो होगा। क्या होगा? दो। यहां पे दो क्लोरीन है, तो क्लोरीन के एटम यहां पे दो, एटम में क्या हो जाएगा? यहां पे दो क्लोरीन के एटम है। फिर से समझिए, एटम क्या होता है? एटम ऐसी चीज होती है जिसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, फर्दर और तोड़ नहीं सकते हैं। उसे हम, इससे छोटी कोई चीज पाई नहीं जाती है। प्योर सब्सटेंस का ऐसा चीज जिसको हम और तोड़ नहीं सकते, उसे एटम बोलते हैं। कई सारे एटम मिलके एक फिक्स फार्मूले में, फिक्स एट्रैक्टिव फोर्स के द्वारा जो फार्मूला बनाता है, उसे हम मॉलिक्यूल बोलते हैं। ये भी सबसे छोटी यूनिट होती है। जैसे क्लोरीन में Cl2 से छोटा नहीं आएगा। एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल बोलोगे तो Cl2 आएगा, इससे छोटा नहीं आएगा। तो ये क्लोरीन में आपका ये हो जाएगा। जैसे ऑक्सीजन का एग्जांपल लो, ऑक्सीजन हम लिखते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग O2 लिखते हैं। ऑक्सीजन जब भी लिखते हैं हम तो O2 लिखते हैं। तो आपका जो ये O2 है, ये मॉलिक्यूल है। क्या है? मॉलिक्यूल। ये वन मॉलिक्यूल है O2। लेकिन आप ध्यान देखेंगे तो ऑक्सीजन में नीचे दो लिखा है, इसका मतलब ऑक्सीजन के दो एटम है। हाँ, तो ऑक्सीजन दो एटम से बना हुआ है, तो यहां पे हो जाएगा दो ऑक्सीजन के एटम है। लेकिन जो O2 है ये एक मॉलिक्यूल होता है। यही अंतर होता है एटम और मॉलिक्यूल्स में। नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन इसका नेक्स्ट टॉपिक है। ये बेसिकली दो तरह का होता है। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा होता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो समझिए, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है, इसको मैं एक्टिविटी से बता रहा हूं। जैसे मान लो कि एक ऐसे कॉनिकल फ्लास्क ले लिए, फिर इसमें कोई पानी है, एक लिक्विड है, लिक्विड एक्स है, उसका नाम ले लिए लिक्विड एक्स। और एक इसमें और टेस्ट ट्यूब में मैं लिक्विड ले लिया, इसमें भी एक लिक्विड है, इसका नाम है मान लीजिए लिक्विड वाई। यहां पे कॉर्क लगा दिए, ढक्कन लगा दिए। अब देखिए यहां पे, जैसे अगर हम केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो रिएक्शन के पहले इसका मास क्या होगा? मास बिफोर रिएक्शन। तो आप देखेंगे ये x जितना वेट है इसका, और ट्यूब में आपका y है, तो मास कितना हो जाएगा? x प्लस वाई। क्या हो जाएगा? x प्लस वाई।
हम रिएक्शन कराए, रिएक्शन कराने के चक्कर में जो ट्यूब है इसका जो लिक्विड है इसमें डाल दिए तो दोनों मिक्स हो जाएगा। तो मिक्स होने के बाद मास क्या हो जाएगा, मास आफ्टर रिएक्शन। इसके बाद जो रिएक्शन होगा उसका मास क्या होगा, उसमें भी आप देखेंगे, देखो मिक्स होने के पहले भी जितना वेट था, जितना इसका मास था और इसका मास था, ये ऐड हो जाएगा। जब इसमें मिक्स होगा तो दोनों की मास तभी भी ऐड होगी। मिक्स होने पे भी इसका मास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। तो देखो रिएक्शन होने के पहले जो क्वांटिटी होती है उसे हम रिएक्टेंट बोलते हैं, रिएक्टेंट। और रिएक्शन होने के बाद जो बनता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हैं कि मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का मास मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है, मास ऑफ प्रोडक्ट। मतलब किसी भी केमिकल रिएक्शन कराने के पहले जो मास होगा और रिएक्शन कराने के बाद जो मास होगा वो आपस में इक्वल होगा। यही बोलता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोलता है कि रिएक्शन के पहले मास और रिएक्शन के बाद मास आपस में इक्वल होगा। तो इसमें दो चीज होती है। पहली चीज, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फ्रॉम टू अनदर। और रिएक्टेंट का मास जो है प्रोडक्ट के मास के बराबर होगा। दो चीज होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में, दो पॉइंट होती है कि रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के बराबर, और दूसरी चीज न तो इसमें से एनर्जी क्रिएट कर सकते हैं, अगर एनर्जी निकलेगी भी तो उसमें एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बस वो चेंज होती है। यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मेन इसका थियरी ये है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बोलता है कि जो इसमें मास है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद न तो डिस्ट्रॉय होगा न तो क्रिएट होगा, वो दोनों तरफ क्या होगा, सेम रहेगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेट दैट मास नाइदर बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। आगे देखो इसमें जो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है इसका सेकेंड पार्ट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को हम समझते हैं एक फॉर्मूले से। जैसे पानी का फॉर्मूला होता है H2O। जब आप एटॉमिक नंबर याद करेंगे तो सीक्वेंस से होता है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। मतलब हाइड्रोजन जो है आपके 1 नंबर पे आता है और ऑक्सीजन जो है आपका 8 नंबर पे आता है, 8वें नंबर पे। तो इसमें आपका मास देखोगे तो मास इसमें डबल टाइम होता है। हाइड्रोजन आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन आपका कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। 2:16 इसका मास का रेशियो निकालोगे तो आपका 1:8 हो जाएगा। मतलब जो H2O है, पानी के मास का रेशियो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1:8। अगर पानी आप कहीं भी ले रहे हो तो हाइड्रोजन का मास 1 रहेगा और ऑक्सीजन का मास 8 रहेगा। आप इसको समझ सकते हो, जैसे अगर हम पानी ले रहे हैं तो 1 ग्राम हाइड्रोजन है तो 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा। अगर 9 ग्राम हम वाटर ले रहे हैं, 9 ग्राम हम पानी ले रहे हैं, तो इसमें फिक्स है कि 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम आपका ऑक्सीजन होगा। ये आपका फार्मूला होता है। ये लॉ ये बोलता है कांस्टेंट, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कि आप पानी कहीं से भी लीजिए, भारत का पानी लीजिए, नदी का, पोखरे का, तालाब का, जो भी हो, समुद्र का पानी लीजिए, आप यूरोप चले जाइए, जो पानी का फार्मूला है H2O, इसकी जो मास है, इसका जो रिलेशन है, रिलेशन क्या है कि ये 1:8 के रिलेशन में पाया जाएगा। इसको आप रिलेशन करोगे, ऐसे प्रोपोर्शन में बांटोगे तो 1/8 1:8 में आ रहा है ना। कहीं का भी आप पानी लेंगे, पानी कहीं का भी लेंगे तो उसका रिलेशन 1:8 में पाया जाएगा। अगर 1 ग्राम आपका हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन आपका 8 ग्राम हो रहा है। ये जो प्रोपोर्शन होता है, देखो यहाँ पे प्रोपोर्शन है, ये प्रोपोर्शन आपका फिक्स होता है। कांस्टेंट मतलब फिक्स होता है, एक ही जैसा होता है। तो कहीं से भी आप पानी लेंगे तो उसका मास
हर जगह सेम होता है। यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताता है कि किसी भी फार्मूले में आप करोगे, कोई भी फार्मूला आप लिखोगे, उसका जो मास है वो पृथ्वी पे के किसी भी कोने पे फिक्स होता है। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में दो चीज, पहला लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में क्या था कि हम एनर्जी को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट बस होती है। और इसमें मास जो है रिएक्टेंट में और जो मास प्रोडक्ट में है वो दोनों इक्वल होता है। और इसमें है कि जो फार्मूला होता है किसी भी चीज का, यहाँ में पानी का लिए आप H2SO4 का लिख सकते हो, जो इसका मास होगा ये आप इंडिया में टेस्ट करो चाहे अमेरिका में टेस्ट करो, हर एक क्वांटिटी सेम होती है हर जगह, हर एक प्रोपोर्शन इसका क्या होता है, कांस्टेंट होता है। यही होता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। एग्जांपल आप दे सकते हो वाटर का, इसका मास जो है हर जगह 1:8 के रेशियो में पाया जाता है, जबकि पहला जो है हाइड्रोजन को शो करता है, दूसरा ऑक्सीजन को। नहीं है इसमें है कि कांस्टेंट होता है हर जगह। देखिए लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, जैसे इसमें है ना कि मास आपका रिएक्टेंट के पहले सही जो होगा और रिएक्टेंट के बाद, रिएक्टेंट वाला मास और प्रोडक्ट वाला मास आपस में क्या होता है, इक्वल। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ये होता है कि दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, इनका जो रेशियो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम। मेन अंतर यही है कि इसमें हम मास रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद क्या होगा, सेम, एक ही रहेगा। और यहाँ पे जो भी आप फार्मूला लिख रहे हो, पानी लिख रहे हो, तो इसका जो रेशियो है, इसके जो मास का रेशियो है वो पृथ्वी के किसी भी कोने पे क्या रहेगा, सेम रहेगा। इसका प्रोपोर्शन क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इसी को हम लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डाल्टन एटॉमिक थियरी। डाल्टन ने कौन सी थियरी दी थी, डाल्टन ने 5-6 पॉइंट बताया था। उसमें जैसे एक मेन था कि कोई भी एटम होता है वो सबसे छोटी पार्टिकल होता है, कोई भी एटम हो वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और इसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं। उसने बोला था कि एटम जो है इंडिविजुअल होता है, इसको हम और डिवाइड नहीं कर सकते हैं। डाल्टन ने बोला था कि एटम जो होता है सबसे छोटी पार्टिकल को, सबसे छोटे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, एटम, और एटम को हम और फर्दर तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आगे चल के ये गलत साबित हुआ था, क्योंकि जब आगे पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में तो आप देखोगे कि एटम के अंदर भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लेकिन डाल्टन ने ये गलत थ्योरी दी। हम पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ इसलिए रहे हैं क्योंकि पहली बार जो एटम के बारे में बताया था वो कौन था, डाल्टन ही था। ये गलत बताया लेकिन पहली बार बताने वाला यही था, इसीलिए हम इसको पढ़ते हैं। डाल्टन ने बताया कि एटम सबसे छोटी यूनिट होती है, एटम को और तोड़ नहीं सकते हैं। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि एटम के अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये बहुत सारे कंसेप्ट बताया था। जैसे बताया था कि जैसे इसकी कुछ थ्योरी सही भी थी, जैसे कि बोला कि जितने भी अलग अलग एलिमेंट होते हैं उसकी अलग अलग फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी होती है, तो सही है। आयरन है, आयरन की फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी आपका कॉपर या कोबाल्ट से क्या होगी, अलग होगी। ये था डाल्टन की एटॉमिक थियरी। आगे देखिए, इसमें देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, व्हाट इज एन एटम। एटम किसे बोलते हैं, देखो मैं स्टार्टिंग में इसमें बताया था एटम क्या होता है। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं जो छोटी से छोटी पार्टिकल जिसको हम और तोड़ नहीं सकते वो क्या होता है, एटम। ये बहुत ही छोटी होती है, आपके कल्पना के बाहर, बियॉन्ड योर इमेजिनेशन क्या होती है, एटम होती है। एटम सबसे छोटी यूनिट होती है किसी भी चीज की, उसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं। अब देखो बात यह है कि एटम के अलग अलग, हर एक चीज के एटम के अलग अलग सिंबल दिए जाने लगे। जैसे नेक्स्ट टॉपिक है मॉडर्न डे सिंबल ऑफ एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। डिफरेंट एलिमेंट के अलग अलग जो मॉडर्न सिंबल दिए गए, तो पहले के टाइम डाल्टन जो था, डाल्टन ने बताया था कि सिंबल हम कैसे लिखेंगे। जैसे हाइड्रोजन को ऐसे गोला करके बिंदु कर दो, ये हाइड्रोजन हो जाएगा। कार्बन को ऐसे गोल करके और इसके अंदर ऐसे ब्लर कर दो तो आपका कार्बन हो जाएगा, ऑक्सीजन ही हो जाएगा। तो इससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी। मान लीजिए कि इसमें लिखना है
H2O को ही लिखना है तो इसमें फिगर बनाना पड़ेगा, ऐसे करके 2H2O और ऐसे। तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती थी लिखने में, क्योंकि सिंबल तो ऐसे देखे गए थे। तो इसको सही करने के लिए बाद में इसको नेमिंग के द्वारा, सिंबल के द्वारा लिखे जाना लगा। जैसे हाइड्रोजन को H लिखा गया, कार्बन को C लिखा गया, ऑक्सीजन को O लिखा गया। तो ऐसे बाद में सिंबल है। सिंबल आपके बुक में सब कुछ दिया हुआ है कि किसका, किस एलिमेंट का किस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। आया? नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एटॉमिक मास। इसके नाम से ही क्लियर है कि एटम के मास को, लेकिन इसकी थियरी और इसका डेफिनेशन अच्छे से समझो। जैसे मान लो कि बहुत सारे एलिमेंट की डिस्कवरी होने लगी, जैसे कार्बन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। तो एक हमको फिक्स यूनिट चाहिए था जहां से हम किसी भी एलिमेंट का मास को डिटरमाइन करेंगे। तो हम जानते हैं, जैसे ये आपका मार्कर है, हमारा हाथ है, कोई भी चीज है, ये आपका बोर्ड है, हर एक चीज में आपके कार्बन की मात्रा पाई जाती है, हर एक चीज में कार्बन पाया जाता है। तो कार्बन का एक आइसोटोप लिया गया, उसको बोला गया C12। क्या बोला गया? C12। कार्बन का एक आइसोटोप लिया गया, उसका नाम C12। आइसोटोप और आइसोबार जो है इसमें नेक्स्ट चैप्टर में उसमें बताया जाएगा आपको, बस इतना जानिए। आइसोटोप्स और आइसोबार आपका नेक्स्ट चैप्टर में। C12 एक कार्बन की आइसोटोप्स ली गई और उसके 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट, 1/12वें हिस्से को, C12 के 1/12 पार्ट को हम एटॉमिक मास बोलते हैं। जैसे अगर बोलेगा कि 1 एटॉमिक मास किसे बोलेंगे, एटॉमिक मास, तो हम बोलेंगे इसमें कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को हम क्या बोलते हैं? 1 एटॉमिक मास बोलते हैं। अब हम इसको कैसे, जैसे मान लीजिए क्यों हम यूज कर रहे हैं, मान लीजिए कि फास्फोरस आ गया, कि फास्फोरस का मास निकालिए, तो हम बोल देंगे कि दो एटॉमिक मास है उसकी। तो कैसे होगा कि कोई भी चीज है, जैसे मान लीजिए कि कार्बन 12 के 1/12 पार्ट को हम 1 एटॉमिक मास बोलते हैं, 1 एटॉमिक मास यूनिट। तो इसमें जो हम किसी भी चीज को डिटरमाइन करेंगे तो इसी के हिसाब से, कार्बन हो गया, कार्बन तो हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, उसकी यूनिट हम यहीं से डिटरमाइन करेंगे। उसका मास जो है हम कार्बन से रिलेट करके करेंगे। हम किसी भी चीज का एटॉमिक मास हम एटॉमिक मास यूनिट में हम डिटरमाइन करते हैं। और एटॉमिक मास यूनिट कहां से कैलकुलेट होती है? कार्बन 12 के 1/12वें हिस्से से, कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से हम एटॉमिक मास को डिटरमाइन करते हैं। नहीं है समझ में? आइसोटोप्स है उसका, कार्बन का। जैसे देखिए कार्बन 12 क्या होता है इसको समझो। जब एटॉमिक नंबर याद करोगे तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन आपके 6 नंबर पे आता है, कार्बन आपका 6 नंबर पे आएगा। आगे जब पढ़ोगे नेक्स्ट चैप्टर में, तो होता है कि जिस नंबर पे आता है उसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर इसका क्या हो जाएगा? 6। क्या हो जाएगा? 6। मास नंबर इसका डबल होता है, मास इसका लगभग डबल होता है, तो मास इसका क्या लिया गया है? 12। तो हम ऐसा कार्बन लिए हैं जिसका मास क्या हो? 12 हो। क्या लिया है? ऐसा कार्बन जिसका मास 12 हो, और इसके 1/12वें हिस्से को हम क्या बोलते हैं? 1 एटॉमिक मास बोलते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, हाउ डू एटम एग्जिस्ट। एटम कैसे एग्जिस्ट करते हैं? तो आप इसमें देखेंगे कि एटम जो है अकेले भी रहते हैं, लेकिन मैक्सिमम इसमें देखा गया है कि मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं या फिर आयन के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। मॉलिक्यूल और आयन ये क्या होता है? तो मॉलिक्यूल्स देखो, इसकी सिंपल डेफिनेशन देखिए, मॉलिक्यूल्स किसे बोलते हैं। मॉलिक्यूल्स को अच्छे से देखो, देखिए मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं? मैं पिछले चैप्टर में बताया था आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में, एलिमेंट और कंपाउंड के बारे में। जैसे एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा? एलिमेंट आपका हो गया एक ही तरह का जो ओरिजिनल बनाता है। जैसे एलिमेंट आपका हो गया अल्मुनियम,
कंपाउंड क्या हो गया, H2SO4। तो जो सबसे छोटी पार्टिकल होती है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड, इज नोन एज मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल किसे बोलते हैं, सबसे छोटी पार्टिकल। मैं इसको स्टार्टिंग में बताया था, जो एलिमेंट और कंपाउंड होते हैं उसकी सबसे छोटे यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट लिख सकते हैं यहाँ पे, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ पार्टिकल ऑफ एलिमेंट ऑफ कंपाउंड। सबसे छोटे यूनिट को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। एग्जांपल से समझो, जैसे यहां पे अल्युमिनियम है, अल्युमिनियम को Al3 लिखते हैं। देखो बेस्ट एग्जांपल आप देख लो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन हम क्या लिखेंगे, O2। क्या लिखेंगे, O2। तो सबसे छोटी यूनिट ऑक्सीजन की क्या होगी, O2। क्या होगी, O2। तो ये आपका एक मॉलिक्यूल हो जाएगा, किसका, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल्स हो जाएगा। ये एलिमेंट के एस्पेक्ट में है। अब कंपाउंड के एस्पेक्ट में देखो, जैसे H2SO4 अगर आपसे सल्फ्यूरिक एसिड कोई बोलेगा तो इसका मतलब ये 1 सल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो जाएगा, H2SO4। तो H2SO4 की सबसे छोटी जो मॉलिक्यूल होगी वो क्या हो जाएगी, H2SO4। H2SO4 की जो सबसे छोटी पार्टिकल होगा उसे क्या बोलेंगे, पूरा कंबाइन में आपका क्या होगा, H2SO4। तो जो सिंगल पार्टिकल होगी H2SO4 को उसे क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। देखो एटम क्या होती है, एटम सबसे छोटी यूनिट होती है। एटम में आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 है, ऑक्सीजन 4 है। लेकिन मॉलिक्यूल में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो होता है एलिमेंट और कंपाउंड की सबसे छोटी पार्टिकल होती है। एलिमेंट क्या होता है, एलिमेंट एक ही तरह का, जैसे ऑक्सीजन। कंपाउंड क्या होता है, एक से ज्यादा हम एलिमेंट मिलकर क्या बनाते हैं, कंपाउंड। और कंपाउंड की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। एलिमेंट की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल्स। और इसके अंदर पाए जाते हैं एटम। आया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसमें एक टॉपिक है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी बोलते हैं किसी एलिमेंट में कितने ज्यादा एटम है, उसको हम बोलते हैं एटॉमिसिटी। जैसे एग्जांपल ले सकते हैं ऑक्सीजन, और एक ले सकते हैं ओजोन। ऑक्सीजन को हम लिखते हैं O2। क्या लिखते हैं, O2। और ओजोन को लिखते हैं O3। आप यहां पे देखेंगे, यहां पे ऑक्सीजन के 2 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो ये आपका, इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है, 2, इसमें कितने हैं, 3। इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो जाएगी, इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। तो ओजोन में कितना ऑक्सीजन होता है, 3 ऑक्सीजन होता है, तो इसकी एटॉमिसिटी 3 हो जाएगी। ऑक्सीजन का 2। इसी के हिसाब से होता है, जिसमें 2 होता है उसे हम डाई एटॉमिक बोलते हैं, जिसमें 3 होता है इसमें ट्राई एटॉमिक बोलते हैं। कितने एटम होते हैं किस एलिमेंट में बनाने में, आप इसको आपके बुक में चार्ट दिया, उसमें आप ये देख सकते हैं। देखिए मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट था। अब मॉलिक्यूल ऑफ नेक्स्ट टॉपिक है कंपाउंड। मैं स्टार्टिंग में बताया था H2O का मास 1:8 के रेशियो में लाया था ना, तो आप इसका ये मास 1:8 जो है कंपाउंड का, मॉलिक्यूल ऑफ मास, जैसे एलिमेंट का मास देखे हैं वैसे आप मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड का भी देख सकते हैं। और इसका भी मास का रेशियो भी आपके बुक में ये दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आयन। देखिए आयन किसे बोलते हैं, देखो इसको। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इसमें आयन। आयन किसे बोलते हैं, जो मेटल, नॉन मेटल है, चाहे मेटलॉइड है, जो उस पे चार्ज होता है, उसी को हम आयन बोलते हैं। अब देखो आयन 2 तरह का होता है। आयन आपका 2 तरह का होगा, एक आपका होगा कैटायन और दूसरा होगा एनायन। क्या होगा, दूसरा एनायन। जो प्लस चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज जो होता है, उसे हम कैटायन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कैटायन। और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं उसे क्या बोलेंगे, एनायन। तो आयन आपका चार्ज को दिखाता है। जो चार्ज पार्टिकल होते हैं एलिमेंट पे उसे हम क्या बोलेंगे, आयन। जो चार्ज होता है उसे हम आयन बोलते हैं। आयन 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन और नेगेटिव चार्ज वाले एनायन। ठीक है, आपके बुक में बहुत सारे एलिमेंट दिए हैं, उसके ऊपर ये चार्ज दिया गया कि किसके पास कौन सा चार्ज होता है। आप बुक में देख सकते हैं, ऐसे कुछ एलिमेंट का मैं चार्ज लिख दे रहा हूं। जैसे सोडियम है, इसका प्लस चार्ज,
पोटेशियम है इसका प्लस चार्ज, हाइड्रोजन का प्लस चार्ज, क्लोरीन का माइनस चार्ज, और बहुत सारे एलिमेंट है। आपके बुक में दिया है किस एलिमेंट का क्या चार्ज होता है, किसमें प्लस चार्ज है, किसमें माइनस चार्ज है, आपके बुक में सब कुछ रिप्रेजेंट ये किया हुआ है। फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, फॉर्मूला ऑफ सिंपल कंपाउंड, कैसे हम किसी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, इसी में आपका चार्ज वाला आता है, चार्ज प्लस है कि माइनस है। दूसरी चीज एटॉमिसिटी आती है, किसकी एटॉमिसिटी 2 है, किसकी एटॉमिसिटी 3 है, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, मोनो एटॉमिक, इसमें आपको याद करना पड़ेगा किसका मोनो एटॉमिक है, कौन डाई एटॉमिक का, कौन ट्राई एटॉमिक, और इसमें आपको याद करना पड़ेगा आयन वाला, किसके पास पॉजिटिव चार्ज है, किसके पास नेगेटिव चार्ज है। मैं 2-3 कंपाउंड का फॉर्मूला बना के आपको दिखा रहा हूं, जैसे HCl, H पे पॉजिटिव 1 चार्ज होता है और Cl पे आपका पॉजिटिव 1 चार्ज होता है। तो जब ये दोनों आएंगे तो देखो इसका चार्ज इस पे चला जाता है और इसका चार्ज इस पे आ जाएगा, तो यहां भी यहां पे -1 चार्ज हो जाएगा, यहां पे +1 चार्ज है, तो यहां 1-1 आपस में कैंसिल हो जाता है और फार्मूला क्या होता है, HCl हो जाता है। अभी और एग्जांपल देखो इसमें, जैसे AlO, देखो अल्मुनियम, अल्मुनियम पे प्लस चार्ज होता है और 3 प्लस चार्ज होता है, इसकी चार्ज जो है 3 होता है, पॉजिटिव चार्ज इस पे 3 होती है अल्मुनियम पे, और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज कितनी होती है, 2 होती है। रूल क्या है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज 3 है, इसके पास चार्ज कितना है, 2 है, ये रिवर्स होता है, इसका वाला चार्ज यहां पे आ जाएगा और इसका वाला चार्ज यहां पे आ जाएगा, मतलब अल्मुनियम पे 2 आ जाएगा और ऑक्सीजन पे कितना चला जाएगा, 3 चला जाएगा। जो चार्ज होते हैं जब हम फार्मूला बनाते हैं तो एक दूसरे पे रिवर्स हो जाता है, प्लस वाला माइनस पे चला जाता है, माइनस वाला प्लस पे चला जाता है। एक और देखो इसमें, देखो हाइड्रोजन सल्फाइड का, देखो HS का, देखो हाइड्रोजन पे आपका 1 चार्ज होता है और सल्फाइड पे आपका 2 चार्ज होता है। मैं अभी बताया चार्ज इसमें रिवर्स होते हैं, इसका चार्ज यहां पे आएगा, इसका चार्ज यहां पे आएगा, तो जो H ये चार्ज 2 यहां पे आ जाएगा और S यहां पे आ जाएगा, तो H2S हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड का। इसमें एक चीज और देखो, इसको लिखो पहले, हाँ, तो डाई एटॉमिक, एक तो प्लस वाला, कौन प्लस वाले हैं कौन माइनस वाले हैं, कितना चार्ज है, +1 किस पे, +2 किस पे, +3, और ये भी तो याद करना पड़ेगा कि हाँ सल्फाइड है, ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन है। केमिस्ट्री में आपको याद करने वाली चीज होती है, हाँ सब है, एटॉमिक नंबर सब दिया है, बुक में दिया है आपका चार्ज ना, उस पर दिया होगा, प्रोडक्ट टेबल दिया होगा। देखिए एक चीज और इसमें देखिए, बुक में दिया है, बुक में सब ये है, देखो ये एक, देखो कैल्शियम ऑक्साइड का, कैल्शियम पे चार्ज होता है +2 और इस पे चार्ज होता है -2। मैं अभी बताया ना कि इसका चार्ज यहां जाएगा, इसका चार्ज यहां जाएगा, +2 -2 आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये सिंपल हो जाएगा, इसका फॉर्म जैसे CA2O2 हो गया, कैंसिल हो जाएगा और ये आपका नॉर्मल CaO हो जाएगा। तो ये सिस्टम है इसका फार्मूला बनाने का। लास्ट देखो इसमें टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास किसे बोलेंगे, देखो इसे कोरिलेट करके देखिए, देखो 3 चीज मैं अभी बता दे रहा हूं, आपका लास्ट ये खत्म हो जाएगा। एक मैं आपका बताया था एटॉमिक मास, इसके बाद टॉपिक है मॉलिक्यूलर मास, और एक है इसमें फॉर्मूला यूनिट मास, फॉर्मूला यूनिट मास, इसको लिखो फिर बता रहा हूं। देखिए मैं पहले बता चुका हूं एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। एटॉमिक मास हम आइसोटोप लेते हैं C12 का और इसके 1/12 हिस्से 1/12 पार्ट, 1/12 पार्ट C12 का क्या होता है, एटॉमिक मास होता है। एटम के मास को हम ऐसे निकालते हैं, एटम के मास को,
एटम के मास को निकालेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के मास को निकालेंगे तो हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। जैसे मॉलिक्यूल आपका क्या हो गया? O2। क्या हो गया? O2। ऑक्सीजन हो गया, तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन O2 के मास को निकालोगे तो क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला यूनिट मास मतलब किसी भी फार्मूला को, अभी जैसे NaCl फार्मूला बनाया, चाहे आप अभी पीछे में जो इसमें समझाया था फार्मूला बनाना, उसमें था ना MgCl2, या फिर अभी CaO था, कैल्शियम ऑक्साइड था। तो इसका जो मास हम निकालेंगे फार्मूला, उसे हम बोलेंगे फार्मूला यूनिट मास। तो देखो दोनों में अंतर क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास और यूनिट मास में? मॉलिक्यूलर मास में हम मॉलिक्यूल का मास निकालते हैं, फार्मूला यूनिट मास में आप देखेंगे कि इसमें आयंस के द्वारा जो हम फार्मूला बनाते हैं, प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो फार्मूला बनाना मैं सिखाया हूं अभी पीछे, NaCl हो गया, CaO हो गया, फार्मूला के द्वारा जो हम प्लस चार्ज नेगेटिव चार्ज के द्वारा जो हम फार्मूला बनाते हैं, और उसका अगर हम मास निकालेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? फार्मूला यूनिट मास। तीनों में अंतर देखिए, लास्ट टॉपिक है। एटॉमिक मास क्या होता है? एटम के मास को हम निकालते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल के मास को हम निकालेंगे उसे क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। फार्मूला के मास को निकालेंगे तो फार्मूला यूनिट मास। तीनों में अंतर देखो एक बार और। जो कार्बन के आइसोटोप्स जो होते हैं 12, C12 के 1/12 पार्ट को हम 1 एटॉमिक मास यूनिट बोलते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो गया, O2 हो गया, Cl2 हो गया, उसके मास को हम निकालेंगे तो क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। वही जो भी फार्मूला हम बना रहे हैं प्लस चार्ज और नेगेटिव चार्ज से, जो भी हम फार्मूला बना रहे हैं, उससे जो मास बनेगा, उससे जो हम मास निकालेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? फार्मूला यूनिट मास। देखिए यहां पे फार्मूला यूनिट मास में हम कैसे इसका मास कैलकुलेट करेंगे। हम देखते हैं कि देखो अगर स्टार्टिंग से काउंट करोगे तो सोडियम किस पे आता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। सोडियम आपका 11 पे आता है। एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। मास नंबर बेसिकली इसका डबल होता है, माना जाता है कि इसका डबल होता है। तो इसका मास नंबर जो है आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो रहता है 23 माना जाता है। वैसे ही क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका मास नंबर होता है 35.5। तो जब मल्टीप्लाई करोगे इसके मास नंबर को और ऐड करोगे तो आपका इसका फार्मूला यूनिट मास आ जाएगा। तो ये आपका फार्मूला यूनिट मास हो जाएगा NaCl का। इसको कैसे कर पाओगे? अगर आपको मॉलिक्यूलर मास पता है, एटम के मास को पता है, अगर मॉलिक्यूलर मास नहीं, आपको अगर एटम का मास पता है तो फार्मूला यूनिट मास जान जाएंगे। इसके लिए आपको जो है एटॉमिक नंबर याद होना चाहिए। ये था इस चैप्टर के सभी टर्म का एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक यू।